हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स PPAS 186 स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट के जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको, क्वेश्चंस की लिस्ट, उनका एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ बर्नआउट। बर्नआउट के जो 5 स्टेजेस हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आपके पास में बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वीडियो को पॉज करके आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ बर्नआउट। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आपको पेज नंबर 13 और 14 पर मिलेगा, अगर आपके पास में बुक है तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास में इसकी बुक है। मैं ये क्वेश्चन यहाँ से देखिए, ये है हमारा पेज नंबर 13, इस पे आपको इसका आंसर मिलेगा 5 स्टेजेस ऑफ बर्नआउट। तो जो 5 स्टेजेस है बर्नआउट के वो कौन कौन से हैं। पहला स्टेज आता है हनीमून स्टेज, सेकंड वन इज़ फुल शॉर्टेज स्टेज, थर्ड वन इज़ क्रॉनिक सिम्टम स्टेज। इसके बाद में नेक्स्ट 2 स्टेज आते हैं हमारे, एक आता है क्राइसिस स्टेज और एक आता है हिटिंग द वॉल स्टेज। तो ये टोटल 5 स्टेजेस हैं। वन बाय वन मैं एक बार इसको दिखा देती हूँ आपको। देखिए हनीमून स्टेज का मतलब क्या होता है। इस स्टेज में ना जब आप कोई भी जॉब लेते हैं या फिर कुछ नया काम करने के लिए ना आपके अंदर एक सुपर लेवल पे एक्साइटमेंट होता है, लेकिन जब वो काम स्टार्ट होता है उस काम को थोड़े टाइम तक करने के बाद में आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने लग जाते हैं और उन चैलेंजेस की वजह से वो बर्डन क्रिएट होता है और तब आपके दिमाग पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस आ जाता है कि या तो आप उस जो आपने चैलेंज लिया है या जो भी काम स्टार्ट किया है क्या पता उसमें आपको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाना। तो इस तरीके का जो स्ट्रेस होता है ना वो होता है हमारा हनीमून स्टेज। देखिए एज एन एम्प्लॉय टेक अप अ न्यू जॉब एक्साइटेड, हाउएवर dysfunctions may creep in when individuals' reserves of energy get depleted as she or he is coping with the challenges of the new environment, as she finds himself in and the strategies that an employee used to cope with the stress experience failure or not useful in the coping process। तो इन शॉर्ट आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो कोई जॉब हो चाहे आपने खुद से पर्सनल लेवल पे कोई काम स्टार्ट किया हो, तो उस टाइम पे जब आप उस काम के फेलर में या फिर उस काम के इनकम्प्लीट रहने पे या फिर उससे रिलेटेड कोई चैलेंजेस फेस करने लगे और फिर आपको स्ट्रेस फील होने लग जाए तो वो होता है हमारा हनीमून स्टेज। सेकेंड आता है फुल शॉर्टेज स्टेज। अब ये जो क्या होता है स्टेज, इसमें जैसे ना आप या तो किसी कन्फ्यूजन में हैं या फिर आपको एक हार का डर सता रहा है कि किसी काम को लेके आपको लग रहा है कि आपके पास में आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ में हार जाएंगे, या फिर आप कन्फ्यूजन में हैं, या जो भी आपने जॉब स्टार्ट करी है उसको लेके आप एक डिससेटिस्फेक्शन है, मतलब कि आपके अंदर पूरा अच्छे तरीके से सेटिस्फाई नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई काम करना पसंद है, लाइक आपको कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप फैमिली प्रेशर या आपकी नीड की वजह से या किसी भी सरकमटेंस की वजह से आप क्या चले गए, बैंकिंग सेक्टर में चले गए। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि आप अपने काम से ना सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि देखिए दोनों ऑपोजिट सेक्टर्स हैं। आपका मन इस चीज़ में था लेकिन आपको करना ये पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ना, ये इसका जो काम है वो आपके ऊपर एक बर्डन, एक प्रेशर क्रिएट करता है। और इस प्रेशर की वजह से आप, ये प्रेशर क्यों आया, क्योंकि आपकी जो जॉब है ना इससे आप सेटिस्फाई नहीं थे। अब जब जॉब का सेटिस्फेक्शन नहीं होता या उसमें जब लैकनेस होती है, जॉब के सेटिस्फेक्शन में कहीं ना कहीं कमी होती है, तो आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, मतलब आपकी नींद जो है वो ठीक से नहीं हो सकती है पूरी। कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में सो जाते हैं, कई बार बहुत कम नींद आती है, या फिर इनइफेक्टिवनेस हो गया, या फिर आपको अननेसेसरी थकान रहती है। तो ये टाइप का जो स्ट्रेस होता है ये हमारा फुल शॉर्टेज स्टेज होता है। थर्ड टाइप में आता है क्रॉनिक सिम्टम स्टेज। अब ये जो क्रॉनिक सिम्टम स्टेज है ना, इसमें बेसिकली क्या चीज़ें आती है, जो हमारे फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं ये चीज़ें हमारे क्रॉनिक सिम्टम स्टेज में आती हैं। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल फटीग जो है ना वो फेस करें, कोई काम है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बैठे बैठे आपकी कमर बहुत दर्द रहती है, सर में दर्द रहता है, तो ये क्या है, एक फ़िज़िकल फटीग है जो आपको फिज़िकल लेवल पे आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, काम का बहुत बर्डन है, ओवरलोड हो गया है काम, तो उस वजह से
आप वो स्ट्रेस फेस करते हैं, वो चीज़ें आती है हमारी क्रॉनिक सिम्टम स्टेज में। और जो फिज़िकल फटीग होती है इस टाइम पे आपकी बॉडी जो है ना, इवन आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की बीमारियाँ आपको फेस करने को दिख सकती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है, वेट अ मिनट, नेक्स्ट टाइप का स्ट्रेस आता है, देखिए क्राइसिस स्टेज। क्राइसिस स्टेज का मतलब क्या है, जब आपके पास में फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी हों और उसके अलावा जो पहले के जो 3 स्टेजेस हमने डिस्कस करे उनकी भी चीज़ें अगर कॉन्टिन्यूशन में रहती हैं तो वो चीज़ें आती हैं हमारी क्राइसिस स्टेज में। इसमें हम जो मेंटालिटी होती है, मतलब जैसे दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं जैसे स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया, अल्सर, हाई बीपी की प्रॉब्लम आपको हो गई है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लग जाए, तो ऐसी चीज़ें हमारी क्राइसिस स्टेज के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है हिटिंग द वॉल स्टेज। अब हिटिंग द वॉल स्टेज का मतलब होता है कि आप कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप बहुत बहुत ज़्यादा गंदे स्ट्रेस में हैं, बहुत ही ज़्यादा आप काम को लेके इरिटेट है, एक फ्रस्ट्रेशन सी है जो आपके काम की प्रोडक्टिविटी और जो आपकी परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर दिखने लग जाती है। तो वो चीज़ें होती है हिटिंग द वॉल स्टेज, मतलब आप बहुत ही चिड़चिड़े से, इरिटेट से होने लग गए हैं, काम भी आपका ठीक से नहीं हो रहा है, जो भी कर रहे हैं वो बहुत गुस्से में कर रहे हैं। तो ये वाला जो स्ट्रेस होता है ये होता है हिटिंग द वॉल स्टेज का स्ट्रेस। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको टोटल 5 स्टेजेस बता दिए। फर्स्ट आता है हनीमून स्टेज, सेकंड है फुल शॉर्टेज स्टेज, थर्ड है क्रॉनिक सिम्टम स्टेज, नेक्स्ट वन इज़ क्राइसिस स्टेज, और लास्ट वन आता है हिटिंग द वॉल स्टेज। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको एकदम अच्छे से ये क्वेश्चन आना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है इनएमरेट द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है ना उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 15 के ऊपर। देखिए स्टार्ट करते हैं, ये रहा क्वेश्चन हमारा, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। तो देखिए स्ट्रेस जो होता है वो हमारी लाइफ पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, हमारा जो काम करने का तरीका होता है और जो हमारी डे टू डे लाइफ होती है उसके ऊपर एक बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी टाइप के स्ट्रेस का। अगर हम स्ट्रेस के इफ़ेक्ट्स की, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इमोशनल लेवल पे और उसके साथ साथ फिज़िकल हेल्थ के ऊपर भी स्ट्रेस का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो स्ट्रेस है ना उसके बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स आपको दे रखे हैं कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि कोई इंसान स्ट्रेस में है या नहीं है, और अगर किस तरीके के सिम्टम से कौन से टाइप का स्ट्रेस का आपको आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ये पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है हमारा बिहेवियर सिम्टम, मतलब कि जो चीज़ हमारे बिहेवियर में दिखने लग जाए। सेकंड वन इज़ कॉग्निटिव सिम्टम, थर्ड वन इज़ इमोशनल सिम्टम, फोर्थ वन इज़ फिज़िकल सिम्टम्स। तो ये 4 टाइप के जो सिम्टम्स है ये स्ट्रेस के सिम्टम्स आपको दे रखे हैं। फर्स्ट की बात करें तो बिहेवियल सिम्टम में देखिए क्या चीज़ें आती है। बिहेवियल सिस्टम ऑफ स्ट्रेस इंक्लूड डिटोरेशंस इन परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस, मतलब कि जो भी आपका काम होता है उसके ऊपर आपका स्ट्रेस आने लग जाए, जैसे कि आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत बेकार हो जाए, पूरा दिन आप वेस्ट कर दें, आप जो काम अपने आवर्स में जो प्रोडक्टिविटी ला सकते थे या जो प्रोडक्टिव काम आप पूरे कर सकते थे वो छोड़ के आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से हो गया। इसके अलावा जो आपका खाने पीने का तरीका है वो बहुत चेंज हो गया है, बे टाइम पे आप खा रहे हैं, खाने पीने का आपको प्रॉपर डाइट भी आप नहीं लेते हैं और ना टाइम पे आप कुछ खा पी रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही स्पीड से खा रहे हैं या फिर बहुत स्पीड से बातें कर रहे हैं, या जो भी आपकी बातचीत है उसमें कहीं ना कहीं नर्वसनेस है, लैकनेस है फोकस की, तो वो चीज़ें हमारे बिहेवियर सिम्टम के अंदर आती हैं। इन शॉर्ट ऐसा वाला स्ट्रेस जो आपके बिहेवियर में दिखता है, जहाँ पे जैसे आपने स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिया, अल्कोहल लेना स्टार्ट कर दिया, या फिर जल्दबाजी में जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो ये सब एग्जाम्पल होते हैं हमारे बिहेवियर सिम्टम के। सेकेंड आता है हमारा कॉग्निटिव स्ट्रेस। कॉग्निटिव जो सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर ऐसा स्ट्रेस इंक्लूड होता है जिसमें आप कॉन्टीन्यूसली क्या है परेशान हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आप जहाँ पे भी एज अ एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपकी थिंकिंग है ना वो बहुत चेंज है, मतलब कोई भी काम आपको करना है आप उसके लिए टाइम टेबल सेट नहीं कर पा रहे, उस काम को आप समझे बिना यूं ही करे जा रहे हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे किसी भी एक पर्टिकुलर काम के ऊपर।
इसके अलावा जो जजमेंट है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है आपकी, वो बहुत ही वीक हो गई है, आपकी जजमेंट बहुत ही पुअर हो गई है। तो ये चीज़ें हमारी कॉग्निटिव सिम्टम्स के अंदर आती हैं। थर्ड टाइप में आता है इमोशनल इमोशनल सिस्टम का मतलब क्या हो गया, जो इमोशनली आप अटैच होते हैं, जैसे कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो रहे हैं, या फिर छोटी छोटी बातों के ऊपर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लग जाए, या आप अपने आप को बहुत ही अकेला फील करें और डिप्रेस्ड, मतलब आपका कुछ भी करने का मन नहीं करे, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही वीक हो जाए, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर एकदम ख़त्म होने लग जाए। तो ये सब चीज़ें हमारी इमोशनल सिम्टम के अंदर आती हैं। You can see emotional symptoms include displaying frustration, getting irritated or agitated easily, feeling of worthlessness, मतलब आपको लगे कि आप किसी काम के नहीं है, नालायक हैं, दुनिया पे बोझ है, टाइप्स ऑफ ऐसा जो स्ट्रेस होता है ना, वो इमोशनल सिम्टम्स में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिज़िकल सिम्टम्स। फिज़िकल सिम्टम्स में क्या आता है, जैसे कि आपका स्टमक अपसेट हो जाए, लूज़ मोशंस टाइप हो जाए, हेडेक हो जाए, आपको माइग्रेन की दिक्कत होने लग जाए, बॉडी में पेन है और चेस्ट पेन होने लग जाए, या फिर आप ठीक से नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो माउथ है, मुंह आपका काफ़ी सूखा हुआ है, या फिर आप जो मसल्स हैं उसमें आप अपनी टेंशन फील कर रहे हैं। तो ऐसी टाइप की चीज़ें जो आपको फिज़िकली बिहेवियर में दिखाई दे, आप किसी को समझा पाएँ, तो वो चीज़ें होती हैं हमारी फिज़िकल सिम्टम्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको सिम्टम्स दे रखे हैं स्ट्रेस के। टोटल इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले तो आपको स्ट्रेस को थोड़ा सा डिफ़ाइन करना है, फिर बताना है बेसिकली स्ट्रेस होता क्या है। ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन जिस टाइम पे आपका फिज़िकल वर्कआउट, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो कम हो जाए, आपका सोचने का तरीका या काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसमें कमी आ जाए, उसमें लैकनेस आ जाए, वो चीज़ें स्ट्रेस होती हैं। स्ट्रेस के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो आपको यहाँ 4 पार्ट्स में डिवाइड करे हुए हैं। फर्स्ट आता है बिहेवियल सिम्टम, मतलब कि जो हमारा बिहेवियर होता है उससे रिलेटेड सिम्टम। सेकंड वन जो है वो कॉग्निटिव सिम्टम आता है। थर्ड आता है हमारा इमोशनल सिम्टम्स में, और फोर्थ वन इज़ फिज़िकल सिम्टम्स। तो ये 4 टाइप के सिम्टम्स हमारे आते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके पास में बुक नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस में ना ये 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिज़िकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब फिज़िकल लेवल पे चीज़ें हैं जो आपको आपकी बॉडी में होते हुए दिखाई देती हैं। ये होता है हमारा साइकोलॉजिकल, मतलब कि आपके ब्रेन से रिलेटेड है। आप बहुत ही सैड फील कर रहे हैं खुद को, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम हो गया है, बहुत टेंशन में रहते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्लो हो जाए। इसके अलावा ये हमारे इमोशनल सिम्टम्स में आते हैं, और ये वाले होते हैं बिहेवियर सिम्टम्स। तो ये 4 टाइप के जो सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के, यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये रहा, इन्यूमरेट द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस के सिम्टम्स बताने थे, तो कौन से हो गए, पेज नंबर 15 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है और क्या इसके सिग्निफिकेंस होते हैं, ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। सो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 21, 22 और 23 के ऊपर। तो पहले हम इसमें सबसे पहली चीज़ तो देखते हैं टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए ये रहा। सो टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ टाइम। देखिए टाइम मैनेजमेंट का मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि आपके पास में 24 आवर्स है और उनको आपको अच्छे से यूज़ करना है। वो तो है ही है, वो इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं उसमें भी वर्क करता है कि मान लीजिए आपके पास में, जैसे कि मानिए आपका कल एग्ज़ाम है और आज आपके पास में 4 आवर्स का टाइम बचा हुआ है कि जिस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आप इस 4 आवर्स को कैसे मैक्स टू मैक्स अपना आउटपुट देंगे, कैसे मैक्स टू मैक्स आप इसको 4 आवर्स को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, तो वो चीज़ आती है हमारी टाइम मैनेजमेंट के अंदर। तो टाइम मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब क्या हो गया कि जो टाइम है ना उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ क्या हो सकता है, और ये कंसेप्ट होता है जो डील करता है इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास में अवेलेबल टाइम है उसको कितने अच्छे से यूज़फुल और इफ़ेक्टिव वे में यूज़ किया जा सकता है, वो चीज़ आती है हमारी टाइम मैनेजमेंट के अंदर। टाइम मैनेजमेंट में बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं।
जिसकी हेल्प से आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को क्या कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट बेसिकली यहाँ से आप डेफिनेशन मार्क कर लेना अगर आपको लिखनी हो तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि एफिशिएंट यूज़ ऑफ आर रिसोर्सेज, मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसमें टाइम भी इंक्लूड होता है, उसको इतने इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करना कि उससे आपके जो पर्सनल गोल्स हैं वो आपके अचीव हो जाएं और आप उन चीज़ों से काफ़ी हद तक यूटिलाइज़ कर पाएँ। जैसे कि मानिए आपके पास में 4 बुक्स हैं या 4 to 5 बुक्स है जो आपको अपने एग्ज़ाम से पहले पढ़नी है, तो ये क्या है, आपके पास रिसोर्सेज हैं। अब जो 4 to 5 बुक्स हैं आपको पढ़नी है एक दिन में। अब ये जो एक दिन है ना, ये आपका टाइम है और ये आपके रिसोर्स हैं। तो देखिए, ये अगर प्रैक्टिकली देखें तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि 4 से 5 बुक्स को एक दिन में पढ़ा जाए, नहीं पॉसिबल। लेकिन अगर हम टाइम मैनेजमेंट करके इन 4 से 5 बुक्स को एक दिन में पढ़ें तो हम इतना कर सकते हैं कि हमें जो चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट लगती है कि एग्ज़ाम में ये चीज़ कंसेप्ट पूछा जाता है तो उस चीज़ को हम वहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो आपका एग्ज़ाम है ना स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट का, तो एग्ज़ाम है आपका 7 जैन को एग्ज़ाम है, तो उस हिसाब से आज हुई है 4 जैन, तो अभी आपके पास में 3 दिन का टाइम है। तो 3 दिन के टाइम में पूरी बुक तो नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन हाँ आप अपना मैक्स टू मैक्स दे सकते हैं जिससे कि आपका जो टाइम है ना वो क्या किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, एक इफ़ेक्टिव वे में उस टाइम को यूज़ किया जाए। अब देखिए, अगर टाइम मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो ये स्टेटमेंट ज़रूर आप उसमें लिखिएगा कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, मतलब समय और लहरें के कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती हैं। ये एक तरीके का कोट है जो आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, इस वजह से हमने एक कंक्लूजन निकाला है कि हर किसी को जो अपना टाइम है उसको अच्छे से वैल्यू देना चाहिए। लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए आप सबको, तो जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट में एक चीज़ और भी आती है कि आप टाइम को यूटिलाइज़ करें। इसके साथ साथ एक सेकंड कंडीशन ये भी आती है कि जो आपकी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको आप प्रायोरिटी दें, मतलब उस काम को पहले करें। जैसे कि आपको ना पढ़ना है 7 सब्जेक्ट्स को और सारे ही सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन टाइम की वजह से अगर आप इसको टाइम मैनेजमेंट में देखें तो आप प्रायोरिटी उन सब्जेक्ट को देंगे जिसका आपका पहले एग्ज़ाम है या जो चीज़ पहले अभी आपके लिए पढ़नी ज़रूरी है। तो ये चीज़ आती है कि आपके पास में जो भी चीज़ें हैं उसमें आप किसको प्रायोरिटीज़ देते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट में बेसिकली यही चीज़ बार बार रिपीट होगी कि जहाँ पे आप चीज़ों को और रिसोर्सेज को और टाइम को एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर पाते हैं एक इफ़ेक्टिव वे के अंदर। अब टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है, हमारे पास ना कुछ टेक्निक्स आती हैं किस किस तरीके से हम टाइम मैनेजमेंट को कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आती है प्लानिंग फॉर इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि हम अप एडवांस में ही ना अपनी टू डू लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारा डेली बेसिस पे हो सकता है, वीकली बेसिस पे हो सकता है और मंथली बेसिस पे भी हो सकता है। मतलब कि ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितने डेडिकेटेड हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे टाइम टेबल वीक का नहीं फॉलो होता, आप बहुत ज़्यादा आप में फ्लैक्चुएशन आ जाती हैं, तो आप डेली बेसिस पे अपने टारगेट्स को सेट करिए। डेली सुबह उठकर अपनी टू डू लिस्ट बनाइए कि आपको इस दिन में ये काम करने हैं और यहाँ इतने इतने टाइम को यूटिलाइज़ करना है। तो ये चीज़ कब है, इफ़ प्लानिंग फॉर इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में आप क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि आप अपनी टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करिए और जो आपके टारगेट्स हैं उनको अचीव करिए। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा प्रायोरिटाइजिंग टास्क ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पॉर्टेंस, मतलब कि देखिए दिन में ना काम सारे ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट है तो आपके लिए पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, अगर आप होम मेकर है तो आपके लिए घर का काम इम्पॉर्टेंट है। तो हर एक चीज़ क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन किसको पहले प्रायोरिटी देनी है ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी पड़ती है और ये टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए, प्रायोरिटीज़ द टास्क ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पोर्टेंस फॉर प्लान डे, मतलब एक पूरे दिन के लिए जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी काम हैं आपके, उनको प्रायोरिटी वाइज आप रखें कि सबसे पहले इसको करना है, उसके बाद में सेकंड काम करना है, फिर थर्ड काम करना है। तो इससे क्या होता है कि जो आपके इम्पॉर्टेंट और जो अर्जेंट काम होते हैं वो उनके बीच में एक बैलेंस बनता है और आप उस काम को टाइम के ऊपर कर पाते हैं। ये चीज़ जो लोग करते हैं उनको कभी भी अपने ऑफिस में या एज अ एम्प्लॉय आप कहीं पे काम करते हैं तो वहाँ पे आपको वर्क का बर्डन कभी भी नहीं होता है, क्योंकि आप टाइम टू टाइम अपने काम को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट करके अपडेट रहते हैं। थर्ड आता है डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू टीम मेंबर। अब कभी भी ना
ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको यस ही बोलना है, कई बार नो बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जितना काम आपके लिए हो सकता है या जितना आपकी कैपेबिलिटी है उतना काम करिए। जो एक्स्ट्रा वर्क है या एक्स्ट्रा वर्कलोड आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली तब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय आप वर्क करते हैं। तो अगर आप गिवन टाइम पे आप उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपकी इमेज नेगेटिव होगी। इसलिए जो भी एक्स्ट्रा वर्क होता है उसके लिए आप पहले ही नो बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं कि आप अपने टीम मेंबर्स में काम को अच्छे से डिवाइड कर दें, जिससे कि सारा बर्डन आपके ऊपर भी ना आए और बाकी के टीम मेंबर्स के ऊपर भी ना आए। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेटिंग गोल्स टू अचीव सक्सेस। मतलब कि छोटे छोटे गोल्स को सेट करिए कि नेक्स्ट 1 आवर में आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है। इससे भी छोटा आप तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इससे थोड़ा थोड़ा बढ़ा के, जैसे आप हाफ डे का टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, 1 वीक का, 1 डे का, 1 मंथ का। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप अपने गोल्स को सेट करके सक्सेस पा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, और जो गोल्स हो वो ऐसे होने चाहिए कि बहुत ही रियलिस्टिक और अचीवेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 4 मोटिवेशनल वीडियोस देखी और फिर आपने बोला कि आज तो आप 200 पेजेस को 1 घंटे में निपटाएंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हम गोल को सेट करते हैं तो वो बहुत ही रियलिस्टिक और अचीवेबल होने चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इमोशंस में आके आप कुछ भी गोल्स को सेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है सेटिंग डेडलाइंस टू अचीव द टारगेट। हर चीज़ के लिए ना डेडलाइन होना बहुत ज़रूरी है। और ये एज अ इग्नू स्टूडेंट्स आपने पक्का देखा होगा कि आपको ना जब असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं तो 1 मंथ का टाइम कम से कम मिलता है, लेकिन कभी ज़िंदगी में नहीं हुए। हमेशा लास्ट का जो 1 वीक होता है या 2 डेज़ या 3 डेज़ पहले ना असाइनमेंट्स को एकदम पागलों की तरह लग के पूरे करते हैं। तो ये क्या है, डेडलाइन होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास में किसी भी काम की डेडलाइन होती है तो वो काम आपका टाइम पे कंप्लीट होता है, अदरवाइज़ वो काम कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। हम उसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम के ऊपर डालते रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मॉनिटरिंग टू इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ टास्क इन अलोकेटेड टाइम। देखिए हम क्या है, हमें डेडलाइन तो सेट करनी पड़ती है कि एक काम है, मान लीजिए आपको ना एक चैप्टर को लर्न करना है और आपने डेडलाइन रखी कि आज इवनिंग तक आपको उसको करना है। तो ये चीज़ ना आपको मेक श्योर खुद से करना पड़ेगा कि जो आपने बोला है इसको आज इवनिंग तक ख़त्म करना, तो क्या आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और आज इवनिंग तक ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि इवनिंग का मतलब हो गया 5 बजे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 4 बजे इसको लेके स्टार्ट होंगे। आप पहले से भी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें आती है हमारे 6 पॉइंट के अंदर। सो ये टाइम मैनेजमेंट की कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स थी जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आंसर में भी और अपने डे टू डे लाइफ के भी अंदर। फर्स्ट पॉइंट आता है प्लानिंग फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। सेकेंड वन इज़ कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं उनको प्रायोरिटी देना। थर्ड वन इज़ डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू टीम मेंबर्स। फोर्थ वन इज़ सेटिंग गोल्स टू अचीव सक्सेस। Next one is setting deadlines to achieve the target, and last one is monitoring to ensure completions of task in allocated time। तो जो भी टाइम पीरियड आपको दे रखा है उस टाइम पीरियड में आपको अपने उन टास्क को अचीव करना है, ये चीज़ भी आपको मेक श्योर करनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। अभी मैंने आपको सिर्फ मीनिंग बताया था, एक्सप्लेन द मीनिंग। अब हम कर रहे हैं जो टाइम मैनेजमेंट है इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। सो सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट में देखिए, टाइम मैनेजमेंट क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। अगर आपको किसी भी काम में या लाइफ में या जो आपका पर्सनल एंड्योर है उसके अंदर अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ में चलना पड़ेगा, तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे और तभी आप अपनी जो डेडलाइंस है उनसे मीट कर पाएंगे और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको यूटिलाइज कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएंगी और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे और जिसकी वजह से आपके ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाएगा अगर आप बिना टाइम मैनेजमेंट के चीज़ों को करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स में इस आंसर को दे रखा है। आप इन 4 पॉइंट का यूज़ करके अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ये नहीं भी पढ़ते तो इससे पहले जो मैंने आपको मीनिंग समझाया ना, जिसमें मैंने लिस्ट बनवाई, तो उसका यूज़ करके आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ये जो लिस्ट थी ना, इसका भी आप यूज़ अगेन इस आंसर में कर सकते हैं। देखिए क्या आता है, फर्स्ट है
इन एन ऑर्गेनाइजेशन एवरी टास्क हैज़ अ डेडलाइन। अब हर एक टास्क की क्या होती है, डेडलाइन होती है, और इस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं किससे, अपनी टू डू लिस्ट, डे टू डे लाइफ की जो हमारी टू डू लिस्ट है उसको प्रिपेयर करके। इससे क्या है, हमारा जो टास्क है ना, उस टास्क को एक कंप्लीट टाइम के ऊपर फिनिश किया जा सकता है, और जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो भी एनहेंस होती है अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ में काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ने के लिए, या ये जो चैप्टर इसको पढ़ने के लिए आप 1 आवर का टाइम लेते हैं, अगर आप डेडलाइन पे डेडिकेट होके इस काम को करते हैं तो हो सकता है ये जो काम है ये आपका 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। और फिर जब आप 45 मिनट्स में इस पूरे यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और फिर आप नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो एक प्रोडक्टिविटी जो है ना, जो आप एक दिन में एक ही चैप्टर पढ़ते बिना टाइम टेबल के, वहाँ आप टाइम मैनेजमेंट के साथ में 2 से 3 यूनिट्स को एक ही बार में कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉय कीप हरसेल्फ अपडेटेड एंड असाइन सम लेजर टाइम इन अ डेली स्केड्यूल टू चेक अपडेट्स ऑन और हिज ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट्स। मतलब कि आपको अपने आप को अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ में अपडेट नहीं रहते, ऑलमोस्ट चीज़ें अगर आप ऑनलाइन नहीं करते हैं तो आप टाइम के साथ में नहीं चल पाएंगे और आप चीज़ों में काफ़ी हद तक पीछे रह जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको अपनी तरफ से मेक श्योर करनी है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट आप करेंगे तो आप अपनी फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर पाएंगे, जिससे कि आपका जो हैप्पीनेस है, आपका स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा, हैप्पीनेस बढ़ेगी, और आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अच्छे लेवल पे एक सक्सेस मिलेगी, और एक आप बैलेंस उनके बीच में क्रिएट कर पाएंगे। इसके अलावा टास्क को आप पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट करेंगे तो आप एक शॉर्टेस्ट और पॉसिबल टाइम के अंदर अपने करियर में अचीव कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे, और आपको एक पर्टिकुलर टाइम में ही अच्छी खासी सक्सेस मिल जाती है। प्लस एक हैबिट ऑफ डिसिप्लिन आपके अंदर बहुत ज़रूरी है, जो किसी भी एम्प्लॉय के अंदर होना ज़रूरी है। जैसे कि टाइम की पंक्चुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है, जो भी आपके वर्किंग आवर्स हैं आप उसको कंप्लीट टाइम पे कर रहे हैं, टाइम से ऑफिस में जाना और आना, ताकि आपका जो बाकी का काम है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, उसको भी आप कहीं ना कहीं टाइम दे पाएँ। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस थे टाइम मैनेजमेंट के। सो देखिए, अभी मैंने आपको इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन मैंने करवाया, व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ बर्नआउट, पेज नंबर 13 और 14 पे इसका आंसर मिलेगा। सेकंड मैंने करवाया, इन्यूमरेट द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, पेज नंबर 15 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इसका आंसर है पेज नंबर 21, 22 और 23 पे। सो ये क्वेश्चंस की लिस्ट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस लिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो करवाऊंगी। एंड वन मोर अनाउंसमेंट, मैंने आप लोगों को DRDO एग्ज़ाम के लिए बोला है, तो उसके ऊपर भी जल्दी ही इस वीक के एंड तक, या मोस्ट प्रॉब्ली मंडे से आप आप सबका अभी ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा 7 को, तो उसके बाद से मैं इसको स्टार्ट कर दूंगी। तो प्लीज़ आप चैनल पे जुड़े रहना, जिससे कि आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अब हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि मैं कुछ प्लान कर रही हूँ, और बस उसका थोड़ा सा काम मेरा और कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको जल्दी ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस भी प्रिपेयर करूँगी, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, और आपको अपने एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी उन वीडियोस से। सो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं, और आप जितना मैक्स टू मैक्स इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।